हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नस्योपचारार्थ कल्पना के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी नेत्रोपचारार्थ कल्पना। अब अपन करेंगे नस्योपचारार्थ कल्पना। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने से पहले अपन देखते हैं, एक सेकंड में टॉपिक निकालूं। तो नेत्रोपचारार्थ कल्पना अपन ने पढ़ी तब सुश्रुतोक्त तो 5 और 2 पिंडी और वेडालक मतलब शारंगधर के अनुसार जो 7 नेत्रोपचारार्थ कल्पना थी उनके बारे में अपन डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉडर्न में जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस बता रखी है उनके बारे में भी अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, तो आज अपन कर रहे हैं नस्योपचारार्थ कल्पना के बारे में बात। ठीक है, तो नस्योपचारार्थ नस्य किसे कहते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो नस्य किसे कहते हैं? औषध द्रव्य कोई भी है, चाहे मेडिकामेंट कोई सा भी, उसके चूर्ण लिख सकते हैं। हाँ, औषध द्रव्य जो भी है उनके या तो चूर्ण या स्वरस या क्वाथ या स्नेह, स्नेह जो कि या तो औषध सिद्ध हो या औषध सिद्ध नहीं हो किसी प्रकार का, क्षीरपाक। ठीक है तथा औषध द्रव्यों के धूमपान नासा से लेने को नस्य कर्म कहते हैं। यानी कोई भी अपने मेडिकामेंट है, चाहे वो चूर्ण फॉर्म में हो, चाहे स्वरस फॉर्म में हो, चाहे क्वाथ फॉर्म में हो, चाहे वो स्नेह हो, औषध सिद्ध या असिद्ध। ठीक है, इनको नासा मार्ग से जो लेते हैं अपन, क्षीरपाक हुआ, तो नासा मार्ग से अगर इनको प्रयोग करते तो इसे नस्य कहते हैं। ठीक है, अब नस्य क्या होता है? एक एक तो ये हो गई नस्य की परिभाषा, एक ये हो गई जो नासा के लिए हितकर हो उसे नस्य कहते हैं। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं अपन को देखने को मिलती है नस्य कर्म के ऊपर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसका प्रयोग किस में करते हैं। तो उसके लिए चरक सिद्धि नौ में कहा गया है द्वारम ही शीर्षो नासा। ठीक है, इसके अलावा और भी कहा गया है, वाग्भट में इसी बात को थोड़ा तोड़ मरोड़ के कहा गया है दूसरे फॉर्म में, नासा ही शीर्षोद्वारम। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो नोज है वो शिरह प्रदेश का जो है एंट्री पॉइंट होता है, ना मार्ग है। तो शिर प्रदेश यानी ऊर्ध्व जत्रुगत प्रदेश में कोई भी अगर दिक्कत हो तो नस्य जो है 100% वर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है नासा ही शीर्षोद्वारम। ठीक है, अब नस्य के पर्यायों की बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, लेकिन अलग अलग संहिताओं में आपको अलग अलग पर्याय मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको पर्याय मिले शिरो विरेचन, ठीक है, या फिर शिरो विरेक, यहाँ पे विरेक आ जाएगा विरेचन की जगह। ठीक है, या फिर आपको जो है पर्याय मिले मूर्ध विरेचन, जो कि आपको कई जगह आएंगे नाम, चरक में, सुश्रुत में या फिर और संहिताओं में कई जगह मूर्ध विरेचन लिखा आएगा, कई जगह शिरो विरेक लिखा आएगा, कई जगह शिरो विरेचन लिखा आएगा। तो इसका क्या अर्थ है? दोषों को बाहर निकालने के अर्थ में, मतलब शोधन अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है इन वर्ड्स का। ठीक है, फिर आता है एक प्रच्छर्दन। अब प्रच्छर्दन दो जगह काम आता है, एक तो छर्दी के लिए भी काम आता है कि जो वमन कर्म करवाते हैं ना, उसको भी प्रच्छर्दन बोलते हैं। और एक क्लेविकल से ऊपर के भाग से दोष हरण करने के कारण नस्य को भी प्रच्छर्दन बोला जाता है। इसके अलावा नस्त और नावन, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाक होने के कारण इसको नस्त और नावन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके पर्याय हो गए कौन कौन से, फिर बता रहा हूँ। शिरोविरेचन, शिरोविरेक, मूर्ध विरेचन, ये शोधन अर्थ में है, दोषों को बाहर निकालने के अर्थ में। प्रच्छर्दन की जो ऊर्ध्व जत्रुगत भाग है उससे दोष हरण करने के कारण इसको प्रच्छर्दन बोला जाता है। नस्त और नावन, ये क्यों बोला जाता है? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नासा होने के कारण इसको नस्त और नावन बोला जाता है। ठीक है, तो इसके पर्याय हो गए। आपको बुक में जो दे रखे हैं वो नस्त और नावन ही दे रखे हैं कि पर्याय है। शिरो रोगों में नस्य का प्रयोग लाभकारी होता है क्योंकि नासा को शिर का द्वार कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब भेद, भेद आप कैसे याद कर सकते हो? एक तो सामान्य भेद, एक कर्मानुसार भेद। ठीक है, और कौन कौन सा आचार्यों के अनुसार? चरक और सुश्रुत के अनुसार। अब चरक के अनुसार सामान्य भेद क्या है? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? नावन, अवपीड़न, नावन, अवपीड़न, धमापन, धूम और प्रतिमर्श। ठीक है, चरक के अनुसार सामान्यतः नस्य के 5 भेद होते हैं, नावन, अवपीड़न, दमापन, धूम और प्रतिमर्श नस्य। अब यहाँ पर इसका श्लोक जो है वो मैं एक बार बोल देता हूँ तो यहाँ पे चरक कहते हैं नावनम च अवपीडश्च दमापनम धूम एव च प्रतिमर्शश्च विज्ञेयम नस्त कर्म तु पंचदा। ये 5 प्रकार के उन्होंने
नस्य कर्म बताए, सामान्यतः बता दिया। अब कर्म के अनुसार उन्होंने 3 भेद बताए, रेचन, तर्पण और शमन। रेचन मतलब शिरोविरेचन, तर्पण और शमन, इस प्रकार से 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। वो कर्म के अकॉर्डिंग है। कर्म के अकॉर्डिंग कैसे? चरक कहते हैं कि शिर स्तंभ, शून्यता, गुरुता या और भी कोई कफज विकार हो तो शिरोविरेचन कराओ यानी शोधन कराओ, ठीक है। और वातज रोग हो तो वहां पे तर्पण कराओ, ठीक है। जैसे कि शिरोविरेचन और शिरः कंप, अर्दित आदि वातज रोग है तो वहां पे तर्पण या स्नेहन कराओ, ठीक है। और जो पित्तज और रक्तज रोग है उनमें शमन नस्य का प्रयोग करो। तो एक कर्मानुसार 3 भेद चरक ने बता दिए। अब सुश्रुत के अनुसार बात करें तो सुश्रुत ने सामान्यतः सुश्रुत ने भी 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से? नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़ और प्रधमन। ये जो है ये सुश्रुत के अनुसार है, नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़ और प्रधमन, ठीक है। और फिर जो कर्मानुसार जो 2 भेद बताए वो शिरोविरेचन और स्नेहन बताए सुश्रुत ने, ठीक है। इस प्रकार से जो है 5 और 2 भेद सुश्रुत ने बताए, 5 और 3 भेद बताए चरक ने। शारंगधर जो है वो 2 भेद वाला ही मत को मानते हैं। वो भी क्या बोलते हैं, शिरोविरेचन और स्नेहन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें शिरोविरेचन कर्षण का काम करता है, कर्षण मतलब अपतर्पण का काम करता है, और स्नेहन जो है वो भृंगण का काम करता है। इस तरह से जो है 2 प्रकार के अपने किसने, शारंगधर ने भी भेद बताए, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, भेद मैंने आपको बता दिए। कर्म भेद से देखो, कर्म भेद से 2 प्रकार का, स्नेहन और शिरोविरेचन। स्नेहन भृंगण नस्य होता है, शिरोविरेचन कर्षण या अपतर्पण करता है। सुश्रुत के अनुसार द्विविध भेद, शिरोविरेचन, स्नेहन। द्विविध के नस्य के 5 प्रकार कौन कौन से हो गए? नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़, प्रधमन। ये सुश्रुत के अनुसार बता रखे हैं, ठीक है। फिर नस्य का विकल्प प्रतिमर्श नस्य कैसे होता है, मैं ये आपको अभी आगे जब प्रतिमर्श नस्य पढ़ेंगे तब बताऊंगा। शिरोविरेचन, अवपीड़ एवं प्रधमन, ठीक है। शिरोविरेचन का जो है विकल्प अवपीड़ एवं प्रधमन नस्य है, ठीक है। फिर चरक ने जो है कर्म भेद से 3 प्रकार के बताए, रेचन, तर्पण, शमन। इस बारे में अपन बात कर ही चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है डिटेल में, ठीक है। फिर चरकानुसार 5 भेद हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। और अब अपन आगे बात करते हैं इनके एक एक करके डिटेल के बारे में। सबसे पहले 2 भेद बते पढ़े थे अपन ने, स्नेहन और शिरोविरेचन, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले स्नेहन नस्य। स्नेहन नस्य क्या होता है कि ऊर्ध्व जत्रुगत भाग को बलवर्धन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है नेत्रों को निर्मलता देता है, इसमें सिद्धि स्नेह का प्रयोग किया जाता है। और ये नस्य वर्ण जो है जनरली सभी प्रकार के नस्य कर्मों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, चाहे वो धुमापन हो, चाहे वो अवपीड़न हो, चाहे वो प्रदमन हो, चाहे मर्श हो, चाहे प्रतिमर्श हो, सब नस्य कहलाते हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के नस्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे यही बात लिख रखी है, शून्य शिर, ग्रीवा, स्कंद, वक्ष भाग, यानी सारा ऊर्ध्व जत्रुगत भाग हो गया। तो ऊर्ध्व जत्रुगत भाग पर बलवर्धन, नेत्रों को निर्मल करने के लिए सामान्यतः नस्य या नावन शब्द सभी प्रकार के नस्यों के लिए प्रयुक्त होता है। सिद्ध स्नेह का प्रयोग करने को विशेष रूप से नस्य कहा जाता है। प्राय नस्य या नावन शब्द सभी प्रकार के नस्यों के लिए प्रयुक्त होता है। मैंने यही बातें बताई आपको सारी। तो ये नस्य हो गया। अब शिरोविरेचन। शिरोविरेचन शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। शोधन के लिए कैसे? तीक्ष्ण द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं। अब चरक सूत्र 2 है, उसमें बता रखा है अपामार्ग तंडुली अध्याय में शिरोविरेचन के द्रव्य। ऐसे सुश्रुत ने भी शिरोविरेचन के कुछ द्रव्य बता रखे हैं। तो उन शिरोविरेचन के द्रव्यों से सिद्ध स्नेह का प्रयोग जब अपन नस्य के लिए करते हैं तो उसको शिरोविरेचन कहते हैं। यानी तीक्ष्ण द्रव्य जितने भी है नासा में दिए जाने वाले, उनका जब अपन प्रयोग करते हैं नस्य के लिए तो उसको क्या बोला है? शिरोविरेचन बोला है, ठीक है। तो ये नस्य और शिरोविरेचन 2 भेद से हो गया। अब जो है चरक के अनुसार जो 5 भेद थे, नौवन, अवपीड़न, दमापन, धूम, प्रतिमर्श, इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले नावन। तो चरक ने नावन में सुश्रुत के नस्य और शिरोविरेचन दोनों का समावेश हो जाता है। नावन के 2 भेद होते हैं, स्नेहन और शोधन। तो इसी से अपने क्लियर हो गया, स्नेहन में आपने कौन सा आ जाएगा? नस्य। शोधन में आ जाएगा अपने शिरोविरेचन। तो ये नावन हो गया अपना, ठीक है। अवपीड़, पीड़ मतलब जो प्रेस करना, दबाना, ठीक है। तो उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चरक बोलते हैं अवपीड़ यत्र कल्कादिनी दीयन्ते इत्य अवपीड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? तीक्ष्ण औषध द्रव्यों के कल्क को जो है यंत्र या वस्त्र से निचोड़कर प्राप्त किया गया स्वरस अथवा उनके क्वाथ, शीत आदि के द्वारा दिए गए नस्य को अवपीड़ नस्य कहते हैं। ये कोई भी अपने पास मेडिसिन है, तीक्ष्ण औषध द्रव्य है, उसके कल्क को जो है निचोड़कर जो सरस निकलता है
या फिर उसका जो अपन काढ़ा बनाते हैं उन औषध द्रव्यों का, या फिर शीत कल्पना या हिम कल्पना बनाते हैं, उनका प्रयोग नस्य में जब अपन करते हैं तो उसको अवपीड़ नस्य कहते हैं। इसके भी दो भेद बताए गए हैं, शोधन और स्तंभन। तो ये अपना नावन हो गया, अवपीड़ हो गया। अब आता है अपना प्रदमन। तो सुश्रुत ने दमापन नस्य जो बताया है, सॉरी चरक ने जो दमापन नस्य बताया है, वो भी सुश्रुत के प्रदमन नस्य को ही बोला है, यानी दोनों पर्याय ही मानो आप, ठीक है। अब प्रदमन नस्य में क्या होता है कि एक 6 अंगुल लंबी जो है अपन बोल सकते हैं नेत्र टाइप जो होता है ना अपने, वो ट्यूब टाइप होती है जो सोने चांदी वगैरह किसी भी धातु की बनी हुई होती है। तो 6 अंगुल लंबी दोनों मुख ओर से मुख खुले वाली नली के अंदर एक कोल यानी 6 ग्राम मात्रा में तीक्ष्ण औषधि का चूर्ण भर देते हैं, ठीक है। और फिर एक साइड जो है वैद्य मुख से जो है एक छिद्र में फूंक मारता है और वो दूसरी तरफ नासा में चले जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोला, प्रदमन नस्य। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, औषध द्रव्यों का चूर्ण प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, तीक्ष्ण होता है तो इसका उपयोग भी उस हिसाब से होता है, तो स्रोतो शोधन में इसका उपयोग होता है, चेतना की विकृति में इसका उपयोग होता है, कृमि पीड़ित हो, विष पीड़ित हो रोगी, तो उसमें इसका स्रोतो शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रदमन नस्य के उपयोग हो गए। एक प्रदमन नस्य शारंगधर संहिता में बताया जिसमें कुछ द्रव्य बता रखे हैं, सेंधव लवण, वचा, मरीच, पिप्पली, सौंठ, ठीक है। शीतल चीनी कंकोल को बोला गया है, ठीक है। रसोन, गुग्गुलू, कटफल या कायफल, इन सब का सूक्ष्म चूर्ण करके इनमें रोहित मत्स्य के पित्त की भावना देकर प्रदमन नस्य का निर्माण करके उपयोग किया जाता है। तो ये शारंगधरोक्त तो प्रदमन नस्य है। ये किन में प्रयोग होता है, उन्माद, अपस्मार, अपतंत्रक जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे ज्यादातर, तो इसलिए जो है एक तरह से शोधन का काम करेगा, ठीक है। और जैसे अपस्मार वगैरह, इसमें स्मृति भ्रंश वगैरह हो जाता है, बेहोश हो जाता है पेशेंट, तो उसको होश में लाने का भी काम करेगा। तो ये अपने कौन सा हो गया, प्रदमन नस्य हो गया। फिर आता है मर्श और प्रतिमर्श नस्य। ये कुछ ही नहीं है, स्नेह प्रयोग की मात्रा इसमें होती है, तो मात्रा भेद से मर्श और प्रतिमर्श दो प्रकार के स्नेह नस्य होते हैं, ठीक है। मर्श नस्य को विशेष रूप से रोगों में प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो है मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। और प्रतिमर्श नस्य को जो है डेली यूज बेसिस पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। प्रतिमर्श नस्य कैन बी यूज इन डेली बेसिस इन हेल्दी पर्सन ऑल्सो, कि जो है स्वस्थ व्यक्ति है उसमें प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग किया जाता है। चरक ने जो है प्रतिमर्श नस्य जो है प्रातःकाल और सायंकाल लेने का निर्देश दिया है, ठीक है। यह दोषवर्धक नहीं होने से शरीर को दृढ़ करने का कार्य होता है, कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार से मर्श और प्रतिमर्श नस्य के बारे में बता रखा है। अब प्रतिमर्श नस्य के विधि बता रखी कि नस्य को 2-2 बूंद कर की मात्रा में दोनों नॉस्ट्रिल्स में विधि पूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इनको प्रयोग करने के बाद जो है पीना नहीं चाहिए, इनको थूक देना चाहिए थूक के साथ। तो इसलिए यहाँ पे आगे बता रखा है इसको पीना नहीं चाहिए, ठीक है, बल्कि मुख में गए हुए स्नेह को थूक देना चाहिए। तो ये बता रखा है। अब आता है मर्श और प्रतिमर्श नस्य में भेद। तो इसको आप है ना सिस्टमेटिक रूप से पॉइंट वाइज लिखना है, यहाँ पे क्रम संख्या है ना, इसकी जगह आप पॉइंट लिख देना। जैसे अलग अलग पॉइंट आएंगे, पहला पॉइंट जैसे है यहाँ पे मात्रा दे रखी है, तो पहला पॉइंट लिखना है यहाँ पे, जैसे इसको आप टेबल को 3 फॉर्म में बांट 4 कर देना इसके भाग। पहला क्रम संख्या, दूसरा मुख्य बिंदु, ठीक है। फिर तीसरा जो है मर्श नस्य, एम फॉर मर्श, पी फॉर प्रतिमर्श। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना आप सेवन मात्रा, ठीक है। जो ये पहला वाला पॉइंट है इसको क्या लिखना, सेवन मात्रा। सेवन मात्रा कितनी, मर्श नस्य की 8 बिंदु, ठीक है, और प्रतिमर्श नस्य के 2 बिंदु। मर्श नस्य के कई कई बुक में आपको 6 से 10 बूंद भी मिलेगी, तो वो आप दोनों लिख सकते हो कि 8 बूंद एवरेज और 6 से 10 बूंद तक प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिमर्श नस्य 2 बिंदु मात्रा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बता रखा है दूसरा पॉइंट आप लिखना उपयोग। पहला सेवन मात्रा, दूसरा उपयोग। उपयोग मर्श नस्य का कहाँ करते हैं, विशेषकर रोगावस्था में, रोगों के ऊपर जो है नस्य का, इस मर्श नस्य का प्रयोग करते हैं। प्रतिमर्श नस्य का स्वस्थ अवस्था में प्रयोग करते हैं, स्वस्थ बने रहने के लिए, ठीक है। फिर तीसरा प्रभाव,
तीसरा पॉइंट आप लिखोगे प्रभाव। ये जो तीसरा पॉइंट है ये क्या है? प्रभाव। तो क्या है? मर्शनस्य शीघ्र प्रभावकारी होगा, क्योंकि मात्रा ज्यादा है तो वो शीघ्र काम करने वाला होगा। प्रतिमर्शनस्य जो है वो देर से प्रभावशाली होगा। चौथा पॉइंट क्वालिटीज या गुण। तो मर्शनस्य के गुण क्या होंगे? उत्तम गुण युक्त होगा, जबकि प्रतिमर्शनस्य अल्प गुण युक्त होगा। फिर पथ्यापथ्य, ठीक है। पांचवा पॉइंट आप लिखोगे पथ्यापथ्य। तो मर्शनस्य में पथ्यापथ्य का पालन करना पड़ता है, यानी यहाँ पे आपको जो है कुछ ना कुछ जो है रियायत बरतनी पड़ती है कि भाई हाँ भाई आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको कि हाँ भाई क्या आपको लेना चाहिए मर्शनस्य में, क्या नहीं करना चाहिए, उस सब के बारे में। और जो है प्रतिमर्श नस्य, वहां पे कोई भी है ना आपके जो है पथ्यापथ्य का पालन करने की जरूरत नहीं होती है। और छठा लास्ट पॉइंट आप लिखना उपद्रव, कॉम्प्लिकेशंस। तो ये क्या होता है? मर्श नस्य में आप मात्रा ज्यादा ले रहे हो तो वो कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, मे बी प्रेजेंट, कॉम्प्लिकेशंस मे बी प्रेजेंट। और प्रतिमर्श नस्य चूंकि मात्रा 2 बूंद ही है तो वो तो कोई कॉम्प्लिकेशन करेगा नहीं, वो तो क्या बोलते हैं उसको, निरुपद्रव होता है, ठीक है। तो निरुपद्रव कारक यानी उपद्रव नहीं करेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होगा। इस प्रकार से जो है मर्श और प्रतिमर्श नस्य में भेद जो है पूछा जाता है। तो 5 नंबर में आ जाता है कई बार, तो 5 नंबर लायक आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी को थोड़ा बढ़ा के लिख देना कि मर्श नस्य जो है सेवन में 8 बूंद या 6 से 10 बूंद तक प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इसकी लैंग्वेज बना देना, ये शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया? मर्श और प्रतिमर्श नस्य में भेद। मात्रा प्रतिमर्श नस्य की जो है ये उल्टा लिख रखा है यहाँ पे बुक में, इसको जो है चेंज कर देना। मर्श नस्य की जो है 8 बूंद और प्रतिमर्श नस्य की 2 बूंद मात्रा बताई गई है, ठीक है। अब बिंदु से क्या डिसीजन लिया है इन्होंने? बिंदु कैसे? तो तर्जनी अंगुली को दो दो पर्वों को जो है स्नेह में डुबोकर बाहर निकालने पर जो बूंद गिरती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी तर्जनी अंगुली है, इसमें ऐसे 2 पर्व होते हैं, ठीक है, और फिर नीचे ये हाथ आ जाता है, ठीक है। आगे ये आगे की दूसरी अंगुलियां आ गई। तो यहाँ पे यहाँ तक इसको डुबोते हैं, ठीक है। और फिर इसको डिप करके जब बाहर निकालते हैं तो जो एक बूंद गिरती है उस एक बूंद को बोलते हैं बिंदु मात्रा, ठीक है। तो ये वही बिंदु मात्रा है, ये आप मान प्रकरण में पढ़ चुके हैं बिंदु मात्रा। तो यहाँ पे भी यही बता रखा है डिटेल में। तो ये बिंदु मात्रा की ऐसी 8 बिंदु मर्शनस्य के लिए होती है और ऐसी 2 बिंदु जो है प्रतिमर्शनस्य के लिए होती है। अब आती है नस्य विधि कि नस्य कैसे देना चाहिए। तो पुरुष को नस्य के लिए मेघ रहित साफ आकाश में, अभी यहाँ पे पहले पूर्वावस्था बता रहे कि नस्य देने से पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि है ना आसमान में कोई बादल वगैरह ना हो, आसमान साफ हो, वायु धूल के कण रहित हो, निवात स्थान हो, ठीक है। जो पेशेंट है वो मलमूत्र आदि से निवृत्त हो, ठीक है। धूमपान द्वारा जिससे मुख्य स्रोतों का शोधन किया गया हो, ठीक है। ललाट गल कपोत इनको शून्य किया, शून्य मतलब स्वेदन किया गया हो। तो स्नेहन स्वेदन पहले देकर और फिर उसको जो है एक उत्तान पोजीशन में, यानी बिल्कुल सीधा जो है उसको एक जो बेड पर लेटा देना चाहिए, ठीक है। पहला स्टेप, अब यहाँ पे मेन स्टेप चालू हो गए। पहले स्टेप में पेशेंट को बेड पर लेटा दिया सीधा। फिर दूसरे स्टेप उसमें क्या है, पेशेंट को हाथ पैर फैलाने को कह दिया कि हाँ भाई हाथ पैर फैला के लेट जाओ। तीसरा स्टेप कैसे लेटाना है? सिर भाग तो नीचे होना चाहिए, पैर भाग ऊंचा रख कर लेटाना चाहिए। चौथे स्टेप में क्या है? रोगी की आंखों को स्वच्छ वस्त्र से ढक देना चाहिए, ठीक है। रोगी की आंखों को स्वच्छ वस्त्र से ढक देना चाहिए। पांचवा स्टेप, बाएं हाथ की प्रदेशिनी से नासाग्र को ऊपर उठाकर, यानी नोज टिप है उसको जो है बाएं हाथ की प्रदेशिनी अंगुली व तर्जनी अंगुली को ही बोला है, तो उससे क्या है नोज टिप को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। ऊपर उठा दिया। अब राइट हैंड से नासारंध्र में जो नोस्ट्रिल्स हैं उनमें शुक्ति या पिचू द्वारा, शुक्ति या पिचू क्या होता है? छठा पॉइंट आप ये मान लेना, शुक्ति या पिचू होता है अपने कॉटन स्वैब, ठीक है, रुई का फोहा। तो रुई के फोहे में अपन वो भर लेते हैं मेडिसिन और फिर जो है शुक्ति या पिचू के द्वारा धीरे धीरे एक धारा के रूप में सुकोष्ठ निस्नेह डाला जाता है। तो इस प्रकार से जो है नस्य किया जाता है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ विधि। रोगी को सीधा लेटा दिया, हाथ पैर फैलवा दिए, ठीक है। सिर भाग उसका नीचे होना चाहिए
और जो पैर भाग है वो थोड़े ऊंचे होने चाहिए। ठीक है, रोगी की आंखों को ढक देना है अपन को स्वच्छ वस्त्र से। फिर उसके बाद बाएं हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है उससे उसके नोज टिप को ऊपर उठाना है, और राइट हैंड के में जो भी शुक्ति या पिचू या कॉटन स्वैब को लेकर, कॉटन स्वैब में अपन वो मेडिसिन भर लेंगे। फिर एक धारक में सुखोष्ण स्नेह डालना चाहिए। सुखोष्ण मतलब जो अपना निवाया सा स्नेह डालना है, जो उसको इरिटेशन नहीं करे रोगी को। ठीक है, और गर्म भी हो। तो इस प्रकार का जो है नस्यापन को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है नस्य विधि बता रखी है। अब नस्य की मात्रा देखें तो स्नेहिक और विरेचनिक दो प्रकार के नस्य बता रखे ना, स्नेहन नस्य और शिरोविरेचन नस्य। तो स्नेहन नस्य की 3 मात्राएं बता रखी, 8 बिंदु, 32 बिंदु और 64 बिंदु। प्रथम मात्रा 8 बिंदु, द्वितीय मात्रा 32 बिंदु, तृतीय मात्रा 64 बिंदु। ये सब रोग और रोगी के बलानुसार अपन देते हैं मात्रा। ठीक है, ह्रस्व मात्रा, मध्य मात्रा और उत्तम मात्रा, ये मान सकते हो आप इसको। ठीक है, फिर शिरोविरेचन की स्नेह मात्रा 4 बूंद, 6 बूंद या 8 बूंद, वही ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा बता रखी बल के अनुसार। ठीक है, तो ये क्या होगी नस्य की मात्रा। अब नस्य देने का काल देखें तो आप एक श्लोक अष्टांग में पढ़ते आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य दिगाक्रमात्, कि दिन है वय है इनके जो है आदि में कौन सा दोष बड़ा होता है, कफ दोष, मध्य में पित्त और अंत में वात। तो ऐसे ही दिन के अंत कौन सा होता है, सायंकाल। तो सायंकाल में वातज रोगों में प्रयुक्त करने को बोला है। मध्याह्न, मिडिल जो है दिन का मध्याह्न होता है, मध्याह्न में पित्तज रोगों में यानी दोपहर में पित्तज रोगों में, और प्रातः काल कफज रोगों में प्रयोग करने का कहा गया है। बाकी संन्यास वगैरह जैसे जो जटिल रोग है जहाँ पर पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो उन केसेस में रात्रि में भी अपन नस्य दे सकते हैं। ठीक है, तो ये नस्य के काल हो गए। देख लो, कफ दोषों में प्रातः काल, पित्त दोषों में दोपहर, वात दोषों में सायंकाल प्रयोग करने का बताया। इसके अलावा संन्यास आदि जटिल रोगों में रात्रि में भी नस्य का प्रयोग करने को बताया गया है। ठीक है, फिर आता है नस्य धारण काल। नस्य धारण काल का मतलब है कि नस्य में जो अपन ने मेडिसिन दी है वो कब तक अपन को बॉडी के अंदर रखनी होती है। ठीक है, तो वो बता रखा है 5, 7 या 10 मात्रा। ठीक है, मात्रा मैंने आपको बता दिया, मिनट से आप 100 मात्रा में 1 मिनट होती है। ठीक है, तो यहाँ 5 मात्रा मतलब थोड़ी देर ही रखना है बस, 5 मात्रा तक। ऐसी 7 मात्रा, वो भी बहुत कम मात्रा होती है। ठीक है, 10 मात्रा, इतने टाइम तक जो है यहाँ पे इसको रखना चाहिए। ठीक है, 10 मात्रा लगभग आप ये मान सकते हो 6 सेकंड, ऐसे कुछ आप मान सकते हो। ठीक है, लगभग 6 सेकंड तक, मैक्सिमम मतलब 6 सेकंड तक आप रख सकते हो नस्य धारण काल। इसके पश्चात रोगी को जो है उठकर नाक या मुंह, अब ये पश्चात कर्म देख लो कि हाँ भाई अपन ने नस्य दे दिया, अब नस्य के बाद क्या करना है। इसके पश्चात रोगी को उठकर नाक या मुख में जो गए हुआ द्रव है उसको बाएं या दाएं थूक देना चाहिए, सामने की तरफ नहीं थूकना चाहिए। ठीक है, नस्य के पश्चात मानसिक संताप, धूल या क्रोध का जो है त्याग करना चाहिए। ठीक है, फिर जो है रोगी को निद्रा को त्याग कर 100 मिनट तक केवल चित्त ही लेटा रहना चाहिए। चित्त मतलब सीधा लेटा रहना चाहिए 100 मिनट तक। ठीक है, अंत में विरेचन, धूम या कवल का प्रयोग हितकारी होता है। देखो क्या करते हैं अपन नस्य में कि दोषों को थोड़ा सा उभारते हैं और बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में क्या होता है, कई बार थोड़ा बहुत दोष जो है शरीर में रह जाता है, साइनस वगैरह इन जगहों पे इकट्ठा हो जाता है। उन दोषों को निकालने के लिए फिर विरेचनिक, धूम या फिर कवल का अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुख में गए हुए या फिर साइनसेस में गए हुए दोषों को निकालने के लिए। तो ये नस्य के धारण काल एवं उसके बाद के जो काम है अपन ने वो देख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आगे नस्य में निषेध बता रखा है। तो नस्य प्रयोग के समय सिर हिलाना, क्रोध करना, बात करना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, हाँ, हंसना, ये सारे जो हैं त्याज्य बताएं, निषिद्ध बताएं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। क्या क्या है भाई, हाथ पैर सिर हिलाओगे तो वो क्या है, नासा की जगह नासा में अच्छी प्रकार से जाएगा नहीं, चला भी गया तो जहां उसको जाना चाहिए शिर भाग में, अपने एक्शन एरिया में, वहां नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, जिससे कि कोई डिस्टरबेंस हो मेडिसिन को अपने फंक्शनिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बता रखा है कि अभिनवंचित कार्यों को करने पर स्नेह के शिर में नहीं पहुंचने के कारण कास, प्रतिशाय, शिरो रोग, नेत्र रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं।
मतलब अगर आप ये सिर हिला रहे हो, ये सब काम कर रहे हो ना, तो सिर में प्रॉपरली पहुंचेगी नहीं मेडिसिन, और जो जहाँ पहुंचेगी साइनसेस में चल जाएगी, साइनसेस में जाते ही उसको जुकाम होना, खांसी होना, ठीक है, और तरह के शिरोरोग, नेत्र रोग आदि हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए स्नेह को श्रृंगाटक तक ले जाकर, अब श्रृंगाटक मर्म जिसने ढंग से पढ़े तो पता होगा श्रृंगाटक मर्म, तो श्रृंगाटक तक ले जाकर स्थिर रखते हुए इसका प्रयोग करें, इसको निगलना नहीं चाहिए, कि जो मेडिसिन है अपनी उसको निगलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे बता रखा है, तो नस्य प्रयोग में निषेध बता रखा है। अब नस्य के गुण, चूंकि नासा ही शीर्षोद्वार है, तो नस्य क्या होगा, ऊर्ध्व जत्रुगत सभी रोगों को शांत करने वाला होगा। तो वही बता रखा है यहाँ पे, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग नष्ट होकर इंद्रिया निर्मल व स्वच्छ व सुगंधित हो जाती है, वो मुख सुगंधित हो जाता है, ठीक है। तो मुखगत रोग भी इसमें आ जाते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत में, तो मुख सुगंधित हो जाता है, इंद्रिया से जो है निर्मल हो जाती है, ठीक है, अपने जो विषय है उनको प्रॉपरली ग्रहण करती हैं। फिर देखो, हनु, दंत, क्षीर, ग्रीवा, कटी, वक्ष आदि बलवान हो जाते हैं, यानी ऊर्ध्व जत्रुभुगत भाग जितने भी हैं वो सब बलवान हो जाते हैं। वली, पलित, खालित्य, ठीक है, व्यंग, इन रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। वलित मतलब, वली मतलब जो है झुर्रियां वगैरह पड़ना, पलित, पलित मतलब बालों का सफेद होना, खालित्य गंजापन, व्यंग, व्यंग मतलब झाइयां पड़ जाती है ना, जैसे डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, तो वो व्यंग हो गया। तो इन सब में जो है इनकी उत्पत्ति नहीं होती है, अगर ये रोग हो रहे हो तो वो शमन हो जाता है उनका, ठीक है। तो इस प्रकार से नस्य के गुण हो गए। अब नस्य के सामान्य लक्षण की बात करें तो सिर में हल्कापन, ठीक है, सुखपूर्वक सोना जागना, फिर विकार उपशमन, कि जो अभी अपने रोग, जिस रोग के लिए अपन ने नस्य दिया उस विकार का शमन हो जाना, ठीक है, इंद्रियों की शुद्धि हो जाना, मन का सुखपूर्वक प्रसन्न रहना, ये सारे सम्यक नस्य के लक्षण है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो है नस्योपचारार्थ कल्पना कंप्लीट होता है। फिर अपन आगे पढ़ेंगे धूमपानार्थ कल्पना, नेक्स्ट वीडियो में आपको धूमपानार्थ कल्पना अपन देखेंगे, ठीक है। इजी था नस्योपचारार्थ कल्पना, आपको मेनली याद रखनी, देखो परिभाषा तो आपको याद होगी, औषध द्रव्यों का जो भी आपके चूर्ण स्वरस्पात वगैरह उनको नासा के थ्रू देना नस्य कर्म में। पर्याय अपन ने बात कर ली, इसके भेद, भेद चरक के अनुसार 2 या 5 है, 3 या 5 है, सॉरी 3 क्या कर्मानुसार कौन कौन से, रेचन तर्पण शमन, और 2 और 5 जो है नावन अपीडन धमापन धूम और प्रतिमर्श नस्य, चरक के अनुसार 5 भेद नस्य के हो गए। सुश्रुत ने 2 और 5 भेद बताए, 2 कौन कौन से, शिरोविरेचन और स्नेहन, 5 भेद नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड और प्रदमन। शारंगधर ने जो है कर्मानुसार ही 2 भेद बताए, शिरोविरेचन और स्नेहन। तो ये भेद आपको अच्छे से याद रखना है। फिर एक एक की बात करें, नावन में नस्य प्लस शिरोविरेचन दोनों आ जाते हैं। अवपीड़न, अवपीड़न वही है कि यंत्र से निचोड़कर जो है, या औषध कल्प को जो है निचोड़कर जो रस प्राप्त होता है वो रस प्राप्त होता है, या फिर क्वात शीत कल्पना होती है उनको जो है नासा में प्रयोग करना अवपीड़ नस्य कहलाता है। फिर प्रदमन नस्य, प्रदमन नस्य क्या होता है, चूर्ण का नस्य करते हैं अपन। चूर्ण का नस्य कैसे करते हैं, 6 अंगुल लंबी नली होती है, जिसको जो है एक साइड तो नासा छिद्र में रख देते हैं, दूसरी साइड से वैद्य 6 कोल चूर्ण भर के और मुख से जो है फूंक देकर नस्य देता है, वो प्रदमन नस्य हो गया, ठीक है। प्रदमन नस्य को ही चरक ने दमापन नस्य बोला है, जो सुश्रुत ने प्रदमन नस्य माना है उसे ही चरक ने दमापन नस्य बोला है। अब प्रदमन नस्य जो है वो जो तीक्ष्ण टाइप का रोग होता है, जैसे चेतना विकृति या कृमिजन्य रोग हो गए, या फिर विष से पीड़ित व्यक्ति है, तो वहां पर स्रोतोशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर शारंग ने दर ने कुछ द्रव्यों का प्रयोग करके जो है रोहित मत्स्य पित्त की भावना देकर एक प्रदमन नस्य का योग बता रखा है, वो आप देख लेना। फिर आता है प्रतिमर्श और मर्श नस्य, ये स्नेह प्रयोग की मात्रा के आधार पर 2 भेद है। प्रतिमर्श नस्य में 2 बिंदु और मर्श नस्य में 8 बिंदु तक स्नेह का प्रयोग किया जाता है। मर्श नस्य का रोगावस्था में प्रयोग करते हैं, प्रतिमर्श नस्य का जो है हेल्दी पर्सन भी यूज करता है। फिर इसके बाद अपन ने नस्य की विधि देख ली थी, भाई सीधा लेटाकर और जो है बाएं हाथ की प्रदर्शनी अंगुली या फिर जो है इंडेक्स फिंगर से नोज नोज टिप को ऊपर करते हैं, और फिर जो है पिचू के द्वारा जो है अपन से एक धारा में सुखोष्ण मेडिसिन जो है नासा में प्रवेश करवाते हैं। नस्य मात्रा, काल, निषेध, ये सब अपन ने बात कर ली, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, एंड करता हूँ।